फंडामेंटल राइट्स का आज लास्ट क्लास है जिसमें फंडामेंटल राइट्स हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें आर्टिकल 30 तक हम पढ़ चुके हैं और हमें आज आर्टिकल 32 स्टार्ट करना है। आप कहेंगे सर 31 कहाँ गया? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी है जिसको बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। तो जब हमारी मेंस की क्लासेस चलेगी तो मेंस की क्लासेस में हम आर्टिकल 31 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम आर्टिकल 32 स्टार्ट करते हैं। अब 32 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीद के लाए हैं फ्रेंड्स, और मोबाइल पे आपको कहा गया है कि इस पे आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी, लेकिन आपको जो वारंटी मिल रही है या जो मैंने आपको वारंटी देने का कहा है, मान लीजिए उसके लिए कोई सर्विस सेंटर ही नहीं है। तो अगर उस मोबाइल के लिए कोई सर्विस सेंटर ही नहीं है तो मुझे बताइए, क्या आपको वारंटी मिल पाएगी? क्या आपको मोबाइल चलाने में मजा आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा। इसीलिए इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स होते हैं। भाई जो पार्लियामेंट है उसने क्या करा है, उसने आपको और हमको दोनों को क्या दिए हैं? फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ताकि हम क्या करें, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। बट इसके लिए क्या होना जरूरी है फ्रेंड्स? मेरे एग्जाम्पल की तरह इसके लिए एक सर्विस सेंटर का होना जरूरी है। जब सर्विस सेंटर होगा तभी आपको ये फैसिलिटी गारंटी हो पाएगी, फंडामेंटल राइट्स गारंटी हो पाएंगे। अब सवाल उठता है कि किसको बनाएंगे सर्विस सेंटर? सो फ्रेंड्स सर्विस सेंटर आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, जिसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यही क्या करता है? सर्विस सेंटर का काम करता है। हाउ इज इट सो? तो समझेंगा। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, ये इफेक्टिव मशीनरी है किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी व्याख्या करते हुए, इसको डिस्क्राइब करते हुए बी आर अम्बेडकर ने तो ये तक कहा है कि इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बिना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सेंस नहीं है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों समझेंगे फ्रेंड्स। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल 32 के जरिए क्या होता है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक बहुत बड़ी पावर मिलती है। पावर मिलती है क्या? 5 प्रकार की रिटे यानी कि याचिका जो है वो लेने की। अब ये रिटे, ये याचिका क्या करती हैं, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स आपको इंश्योर करवाती है। कैसे समझेगा? इनमें अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं मेंडेमस, जिसके जरिए आप इनका फंडामेंटल राइट से कनेक्शन समझ जाएंगे। मुझे बताइए, आप अगर किसी पुलिस ऑफिसर के पास जाएंगे तो क्या उसका काम आपकी पुलिस कंप्लेन लिखना है? डेफिनेटली उसका काम वो कंप्लेन लिखना है। अगर आप किसी कलेक्टर के पास जाएंगे तो क्या उनका काम, अगर आपका बच्चा 14 साल से छोटा है तो उनका काम उसका स्कूल में एडमिशन कराना है? डेफिनेटली है। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट की भी क्या है, कई सारी ड्यूटीज है जो उन्हें उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलती है। पर क्या हो अगर पुलिस ऑफिसर कंप्लेन लिखने से मना कर दे, या फिर अगर मैं बात करूं तो जो कलेक्टर है वो अपनी ड्यूटीज निभाने से मना कर दे। सो ऐसे में आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की पावर, जो कि है मैंडेमस। वो जो आम आदमी है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जाकर पुलिस ऑफिसर की कंप्लेन करेगा। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर की कंप्लेन होगी, बकायदा कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट पुलिस ऑफिसर को बकायदा डांट फटकार लगाएगा और कहेगा कि वी कमांड, आप अपनी ड्यूटी फुलफिल करो। सो इस तरह के फंडामेंटल राइट्स जो है उनको बचाने के लिए 5 रिटे जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। एंड अदर देन दैट, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है तो वो उसके लिए डायरेक्ट अपील कर सकता है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जगह इवन हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है, जो कि आता है आर्टिकल 226 में। तो सुप्रीम कोर्ट की अपील प्री में पूछे फ्रेंड्स तो जवाब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 32। और अगर हाई कोर्ट की अपील पूछे तो जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? आर्टिकल 226। आई गेस आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब अगर मैं बात करूं तो लेकिन भले ही फंडामेंटल राइट से मैंने आपको मैंडेबस से कनेक्ट कर दिया, बट इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट। सबसे इंपॉर्टेंट रिट फ्रेंड्स कौन सी है? हेबियस कॉर्पस है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब समझिएगा, दृश्यम पिक्चर अगर आपने देखी हो तो उसमें इस रिट के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब समझिएगा हेबियस कॉर्पस को, मान लीजिए मैं एक मुजरिम हूं और मुझे 14 साल की जेल हुई है, पर 14 साल की जेल पूरी होने के बाद भी मुझे जो क्या कहते हैं जेलर है वो रिहा नहीं कर रहा। तो मुझे बताइए क्या मेरा डिटेंशन लीगल है? डेफिनेटली नॉट। या फिर मुझे पुलिस ऑफिसर ने बिना आर्टिकल 21 के वायलेशन के, बिना किसी लॉ को तोड़े क्या करा, बकायदा 21 वायलेट करते हुए मुझे अपनी गिरफ्त में रख लिया। तो क्या ये सही है? डेफिनेटली नॉट। सो ऐसी डिटेंशंस के खिलाफ हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट क्या कहेगा कि टू हैव द बॉडी ऑफ, शरीर को मेरे सामने लाया जाए, और अगर वो डिटेंशन गलत हुआ तो व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? फ्री कर दिया जाएगा। और जिसने भी ये गिरफ्तारी करी है उसको क्या होगा? उसको कोर्ट जो है पनिशमेंट देगी। सो इट इज द मोस्ट यूज्ड रिट ऑफ द 5 रिट्स। अब इसमें तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे फ्रेंड्स, तो समझिएगा, आपको हेबियस कॉर्पस का वर्किंग पता होना चाहिए। आपको हेबियस कॉर्पस के लिए जो सेंटेंस इस्तेमाल होता है टू हैव द बॉडी ऑफ पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल 32 की एक रिट है। सो वर्किंग, शॉर्ट मीनिंग, और वन ऑफ द रिट्स में नाम। तो नेम, वर्किंग और शॉर्ट मीनिंग, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आइए फ्रेंड्स सर्ट्यूररी पर। सर्ट्यूररी अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट रिट है। अब अगर मैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मैंडेमस जो है वो किसके खिलाफ लगती है? किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ लग जाती है। पर मान लीजिए कोई कोर्ट है, मान लीजिए कोई कोर्ट है, सपोज हाई कोर्ट ही है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, वो अपना काम गलत तरीके से कर रहा है। सो ऐसे में उसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? वो अपनी पावर्स का एक्सेस यूज कर रहा है, वो रिश्वत लेकर क्या करते हैं, लोगों को मुजरिम ठहरा रहा है। या फिर हरियाणा सरकार जो है मान लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार जो है मान लीजिए, गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के बीच के किसी विवाद में दखल दे रही है। तो ऐसे में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा और कहेगा कि ये केस तो आपके जुरिस्डिक्शन के, आपके न्याय क्षेत्र के क्या था, बाहर था, तो आपने इसको डील कैसे किया? और वो आपका जो डिसीजन है उसको क्या कर देगा? जो डिसीजन है उसको क्या कर देगा? क्वैश कर देगा, खत्म कर देगा। आप कहोगे सर, अगर मध्य प्रदेश सरकार ने हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकार के बीच के डिस्प्यूट में कुछ बोला तो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है फ्रेंड्स, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जो है वो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स सुप्रीम कोर्ट का काम है, क्या कहते हैं, नलीफाई करने का। तो इसलिए वो डिसीजन क्या हो जाएगा? क्वैश हो जाएगा। पर फ्रेंड्स मैं आपसे एक सेंटेंस जो है वो शेयर करना चाहूंगा। आई गेस आप सबने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ या ना? सो डेफिनेटली आप सबने सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कि इलाज जो जो इलाज है उससे बेहतर क्या है? सावधानी। भाई कोरोना हो जाए उसके बाद इलाज तो सभी कराएंगे, उससे बेहतर है कि आप क्या रखें? सावधानी रखें। तो जैसा हमने बात करी, जो सर्टियररी है वो तो क्या है? क्योर है। मतलब गलत डिसीजन आ गया, कोर्ट की बदनामी हो गई, उसके बाद दिया जाता है। बट क्या बेटर नहीं होगा कि उनके गलत डिसीजन को उनको देने से ही क्या हो जाए? उनको गलत डिसीजन देने से ही क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए। तो इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? प्रोहिबिशन। दोनों की दोनों इंफीरियर कोर्ट्स के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। प्रोहिबिशन क्या करेगा? टू फॉरबिड, मतलब कि गवर्नमेंट को गलत डिसीजन देने से ही क्या करेगा? रोक देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू फॉरबिड, गलत डिसीजन देने से ही क्या करेगा? रोक देगा। सो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सी फॉर क्योर, सी फॉर सर्ट्यूररी।
P for prohibition, P for prevention. Prohibition during the case, certiorari quashing the decision of the case. I guess क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आइए लास्ट वाले पे, जो कि है फ्रेंड्स क्यो वारंटो। क्यो वारंटो में आपको एक बड़े ही इजी तरीके से समझाता हूं। अब जैसे आप सब लोग पीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, अब मुझे एक बात बताइए, पीएससी का एग्जाम देने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है? डेफिनेटली आपके पास एक डिग्री है। अगर मैं आपसे पूछूं आप किस अथॉरिटी से पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप कहोगे सर हम जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, और ग्रेजुएट होने के कारण हम पीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर आपका वो ग्रेजुएशन ही क्या हो, इलीगल हो, तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ कोर्ट में कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जाम? बिल्कुल हाँ। उसी तरह से अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल किसी पोस्ट पर बैठा है और आपको लगता है कि उस पोस्ट पर बैठने की जो क्वालिफिकेशंस है वो फुलफिल नहीं करता, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो क्यो वारंटो, कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पर बैठे हो। आप कहोगे सर बात तो समझ आ रही है पर थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो मैं इसके लिए कहूंगा आपको डाइजेस्ट कराने के लिए जो जयललिता जी हैं, जयललिता जी जो हैं उनको उनकी पोस्ट से इसी क्यो वारंटो रिट के कारण हटना पड़ा था, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस प्रूव हो गए थे, जिसके कारण उनका विधायक का एमएलए का पोस्ट जो है वो चला गया था, और उसके बाद भी वो अपने पोस्ट पर बैठी हुई थी। सो ऐसे में ये रिट लगाकर उनको क्या कर दिया गया था, उनके पोस्ट से हटा दिया गया था। सो इसलिए ये रिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये पांचों रिट इस तरीके से आपको याद रखना है, और इनकी डिटेल डेफिनेशंस हम अपने मेंस की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। सो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 32 के बाद आपके, जैसा आप समझ रहे हैं, तीन आर्टिकल्स बचे हैं, 33, 34 और 35। अब इन तीनों आर्टिकल्स को मैंने देखा है स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। तो इन तीनों आर्टिकल को आप एक चीज से समझिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की टर्मिनोलॉजी ऐसे नहीं लिखी हुई है, बट आपको समझाने के लिए ये अच्छा है। 33, 34, 35 तीनों किससे जुड़े हैं? फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन से। समझिएगा, आर्टिकल 12, 13 हमने देखा था। आर्टिकल 12, 13 फंडामेंटल राइट्स का क्या बताते हैं? पेरीमीटर बताते हैं। हमने उसके बाद देखा 14 से 32 में क्या है? 14 से 32 में 6 फंडामेंटल राइट्स है। और उसके बाद आप कह सकते हैं 33 से 35 में क्या है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। यानी ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें 12 से 32 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उन्हें क्या करा जा सके? उन्हें सस्पेंड करा जा सके। ये आर्टिकल 33 से 35 में बताया गया है। अब आप कहोगे सर फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड करने लग गए तो सर कैसे काम चलेगा? ये तो बहुत ही नेगेटिव चीज है। तो समझिएगा फ्रेंड्स, ये नेगेटिव नहीं, ये नेसेसरी चीज है। नेसेसरी कैसे समझेगा? अगर मान लीजिए कोई आर्मी वाला कहता है कि मेरे पास सर आर्टिकल 19 है, जिसके जरिए मैं असेंबल हो सकता हूँ, रैलियां निकाल सकता हूँ, जो सरकार के सीक्रेट्स हैं वो लोगों को बता सकता हूँ, स्ट्राइक कर सकता हूँ, मैं बॉर्डर पे नहीं जाऊंगा, मेरे पास तो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो मुझे बताइए कैसा रहेगा अगर आर्टिकल 19 और 21 का आर्मी वाले और पुलिस वाले इस्तेमाल करने लग गए, तो कैसा रहेगा? डेफिनेटली बहुत खतरनाक होगा। सो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करा गया है? इसके अलावा राइट टू मूवमेंट, आर्मी वाले कहने लग जाए मैं अपने कैंटोनमेंट में नहीं रहूंगा, मैं तो पूरे देश में घूमते हुए आर्मी का जॉब करूंगा, मेरे पास राइट टू मूवमेंट है। सो ये सब बहुत डेंजरस लग रहा है सुनने में ही। तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी कि हमारी नेवी, हमारी क्या कहते हैं आर्मी, और यानी जल थल और वायु, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों को, इसके अलावा हमारी पुलिस फोर्सेस को, और इसके अलावा हमारे यहाँ सीबीआई वगैरह जैसी एजेंसीज को क्या करा जा सकता है? उनके फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा कम करा जा सकता है या सस्पेंड करा जा सकता है।
और ये हमारे देश के, इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 33 जो है उसमें एक मजेदार बात यह है कि आर्मी ऑफिसर तो आर्मी ऑफिसर, उनके कारपेंटर और उनके बार्बर वगैरह तक जो है उनको भी, अब उन पे भी आर्टिकल 33 लागू होता है। आप कहोगे सर ये तो बहुत नाइंसाफी है, बाल काटने वाले और खाना बनाने पर भी ये लागू होता है। तो समझेंगे फ्रेंड्स, कोरोना के दौरान मिलिट्री वालों के बाल नहीं कटे, तो पूरा उनका डिसिप्लिन डेकोरम खत्म सा हो गया। वो कह रहे थे हमें तो लग ही नहीं रहा कि हम आर्मी में हैं, हमें अपने आप को हम फील ही नहीं कर पा रहे हैं। या फिर मान लीजिए वॉर के दौरान एक आर्मी वाले का कुक जो है वो फंडामेंटल राइट्स की दुहाई देकर छोड़ के, काम छोड़ के चला जाए, तो ऐसे में क्या होगा, आर्मी वाले तो भूखे मर जाएंगे। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। क्या कोई, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या कोई भी वॉर भूखे पेट लड़ा जा सकता है? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए ये ऐसा करा गया है। अब 33 के बाद अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं तो नेक्स्ट आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 जो है ये भी 33 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ बात होती है किसकी, मार्शल लॉ की। आप कहोगे सर ये मार्शल लॉ क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुझे लगता है आप सबने वो क्या कहते हैं सीन देखा होगा जिसमें धोनी को कहते हैं डोंट कट योर हेयर, यू लुक गुड ऑन इट। और ये कहने वाले कौन थे? पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ। तो पाकिस्तान के जो परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने पाकिस्तान में क्या लगा रखा था? मिलिट्री रूल लगा रखा था। अब ये जो मिलिट्री रूल है ये क्या होता है, इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट है या जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट बॉडी है उसके पास क्या नहीं रहेगी, किसी तरह की कोई पावर्स नहीं रहेगी। पूरा का पूरा देश जो है वो कौन चलाएगा? मिलिट्री चलाएगी। और मुझे लगता है इमरान खान जी जिस तरीके से पाकिस्तान को हैंडल कर रहे हैं, भरोसा नहीं कि दोबारा से क्या लग जाए, वहां पर मिलिट्री लॉ या फिर मिलिट्री रूल जो है वो लागू हो जाए। आप कहोगे सर ये क्या इंडिया में भी हो सकता है? डेफिनेटली फ्रेंड्स ये इंडिया में भी हो सकता है। और इसकी अगर मैं बात करूं कब हो सकता है, अगर कोरोना की सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, सो मिलिट्री अपने हाथ में सब कुछ ले सकती है। या फिर हमारा किसी कंट्री से वॉर हो जाए और उसमें मोदी जी की नीतियों से जवान मरने लग जाए और हम वॉर ना जीते, तो ये मिलिट्री लॉ आ सकता है। या फिर हमारी कंट्री के अंदर नक्सलवाद इतना ज्यादा हैवी हो जाए कि वो एक नेशनल लेवल की प्रॉब्लम बनकर, इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम बनकर पूरे इंडिया में क्या कहते हैं फैल जाए और उसको हम खत्म ना कर पा रहे हों। सो इन सब कंडीशंस में हमारे यहाँ मिलिट्री लॉ, मिलिट्री रूल जो है लग सकता है, जिसमें हमारी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट बॉडी है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। अब आपको बड़ी क्यूरियोसिटी होगी सर कि इसमें कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज बता दूं, मिलिट्री लॉ, मार्शल लॉ कई तरीकों के होते हैं और इंडिया ने कौन सा वाला तरीका अपनाया है ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि आज तक इंडिया में कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगाया गया है। लोग इसको नेशनल इमरजेंसी से, जो कि आप आर्टिकल 352 में पढ़ोगे, उससे कंपेयर करते हैं। बट लेट मी टेल यू, इट इज वेरी मच डिफरेंट देन नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी तो फिर भी आज तक 3 बार लग चुकी है, पर मार्शल लॉ आज तक नहीं लगा है। सो इंडिया में मार्शल लॉ जो है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है ये अभी कोई भी क्लैरिटी से नहीं कह सकता। बट हाँ, मेंस में आपको मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में लिखने के लिए 5 नंबर में या 3 नंबर में डिफरेंस आ सकता है, तो वो हम मेंस की क्लासेस में करेंगे। अब इसके बाद आइए लास्ट वाला आर्टिकल 35। अब आर्टिकल 35 में मैं आपको कुछ भी नहीं समझाऊंगा, मैं बस आपसे एक सवाल पूछूंगा और मुझे लगता है आप सब जो है मुझे खुद जवाब दे देंगे। मुझे बताइए आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए जो 17 है उसके तहत जो पनिशमेंट की बात है वो दी गई है कि भाई
क्या कहते हैं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने पे पनिशमेंट दी जाएगी। या फिर आर्टिकल 23-24 जो है उसके तहत बताया गया है कि एक्सप्लॉयटेशन करने पे पनिशमेंट दी जाएगी। पर इस पनिशमेंट के लिए लॉ कौन बनाता है? डेफिनेटली फ्रेंड्स, लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। सो फंडामेंटल राइट्स के जो मैटर्स हैं उन पर लॉ बनाने की पावर किसके पास रहेगी? उन पर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास रहेगी। और पार्लियामेंट ही 17, 23, 24 या फिर मैं कहूँ 21 में जो बातें दी गई हैं उनके लिए क्या बना सकती है? लॉ बनाने का, पनिशमेंट देने का काम जो है वो कर सकती है। इसके अलावा लॉ में अगर मैं बात करूं और भी इसमें डेप्थ है। डेप्थ की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने आज देखा आर्टिकल 32, जिसमें आपने देखा कि अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 क्या कर सकते हैं? ये बकायदा लोगों को 5 रिटे जो है वो क्या कर सकते हैं, लोग किसी के भी खिलाफ 5 रिटे इशू कर सकते हैं ताकि फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हो। पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो ये रिट क्या कहते हैं फॉर्मेट करने की पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा अदर कोर्ट्स को भी दे सकती है। पर आप समझिए लिखित बातें हैं, ऐसा हमारी जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो इस तरीके से आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स जो है फ्रेंड खत्म हो जाते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट हो पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स में तो प्लीज कमेंट करें। कल की रिकॉर्डिंग मैंने देखा था कि थोड़ी क्लीन नहीं थी, तो आज की रिकॉर्डिंग में मैंने वॉइस क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करी है। तो अगर आज वॉइस क्वालिटी पहले से बेहतर आई हो तो कमेंट करके बताइएगा यस। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आपको पता है कमेंट कहाँ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए अलविदा। इसके आगे हम कल मिलते हैं और कल हम डीपीएसपी स्टार्ट करेंगे।